हेलो एस्पायरेंट्स, 14 जैन की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। 12 न्यूज आइटम्स है जो हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से पिकअप की है। तो ये है, हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली है, सो व्हाट्स द बिग डील अबाउट एडवांसिंग द बजट, आस्क सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, ये पिटिशन पे एक पिटिशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि ये अर्जेंसी नहीं है, क्योंकि उस पिटिशन को कहा था अर्जेंटली सुना जाए, अर्जेंट हियरिंग दी जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कोई अर्जेंसी नहीं है, ये टाइम पे सुना जाएगा। तो अब ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है और वो इस पे हियरिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि पिटिशन क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहे हैं कि बजट को प्रीपोन किया जा रहा है। तो हर साल बजट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इंट्रोड्यूस होता है, इस साल फर्स्ट वीक ऑफ फेब में इंट्रोड्यूस होगा। तो इस मिड 2016 में ही गवर्नमेंट ने ये प्लान अनाउंस किया था। तो फर्स्ट फेब के लिए अभी 31 जैन को इवन द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कमेंस हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया गया है। तो बजट सेशन प्रीपोन होने से पिटिशन ये फाइल किया गया है कि क्योंकि बजट सेशन ये टाइम फ्रेम में होगा और ये टाइम फ्रेम में ही 5 स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शन के लिए जा रही है। तो यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, यहाँ पे इलेक्शन शेड्यूल्ड है और इलेक्शन कमीशन ने पूरा शेड्यूल बताया है कि फेब 11 से अराउंड 8 मार्च तक ये इलेक्शंस चलने वाले हैं। तो इस टाइम फ्रेम में और इससे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज हो जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी से इन्फोर्स है, तो ये पहले से ही इन्फोर्स हो जाता है ताकि कोई नए स्कीम्स, प्रोग्राम्स गवर्नमेंट जो पावर में वो भी इंट्रोड्यूस ना करे और सारे जो कैंडिडेट्स है जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं उनको भी कंस्ट्रेंट हो, उनके ऊपर भी वो कोई ऐसी स्पीचेस ना दे जो इंसाइट करे वायलेंस वगैरह, वो सारे प्रोविजंस इसमें होते हैं कि मिसयूज ना हो कुछ भी। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इन्फोर्स होता है नए स्कीम्स गवर्नमेंट्स नहीं ला सकती, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर जस्ट बिफोर बजट अगर न्यू स्कीम्स प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इन पावर लाती है तो वोटर्स उससे अनड्यूली इन्फ्लुएंस होते और वो एक करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते, वोटिंग विदाउट बायस नहीं कर पाते, तो वो बायस आ जाता है। तो ये रीजन है कि ये मना है अंडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन देता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पिटिशन किया गया है, इवन इलेक्शन कमीशन के सामने भी पिटिशन रखा गया है कि बजट सेशन को ये प्रीपोनिंग जो किया जा रहा है ये ना किया जाए, हालांकि उसको बल्कि पोस्टपोन किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन भी अपना डिसीजन देगी, पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मैटर आया है इस पिटिशन पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिग डील नहीं है ये कोई। अगर प्रीपोन किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट देके बताया कि हम प्रीपोन करेंगे, तो इसमें कौन सा लॉ है, कौन सा प्रोविजन है जो वायलेट हो रहा है, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बेसिस पे इसको मना किया जाए। तो वो सुप्रीम कोर्ट अगेन शोइंग जुडिशियल रिस्ट्रेंट, इट इज नॉट इंडल्जिंग इन दिस मैटर के भाई कुछ भी गलत नहीं है, लॉ के अगेंस्ट नहीं है, तो इसमें कोई प्रोविजन वो कुछ जजमेंट नहीं दे रहे। तो अभी इसके आगे हियरिंग होने वाली है, वो बोल रहे हैं कि अपना केस स्ट्रॉन्ग करके आप लेके आओ पिटिशनर्स को। तो वील वेट एंड वॉच, बट द सुप्रीम कोर्ट्स इंटेंशन इज क्लियरली विजिबल कि वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ बुराई नहीं। अब ये क्यों किया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 2016 में ही अनाउंस किया गया था कि बजट सेशन को प्रीपोन किया जाएगा। तो ऑफकोर्स जब बजट अनाउंस होता है तो उसमें नए स्कीम्स प्रोग्राम्स अनाउंस होते हैं विच विल अनड्यूली इन्फ्लुएंस द वोटर्स, तो वो एस्पेक्ट तो वैलिड है, पर वो इलेक्शन कमीशन भी अपना डिसीजन बताएगी, वो एक एस्पेक्ट तो है ही। पर बजट सेशन प्रीपोन करना तो पहले ही डिसाइड हुआ था। तो ये डिसीजन इसलिए लिया गया था क्योंकि हर साल बजट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आता है, फिर 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो नए फाइनेंशियल ईयर में सारे गवर्नमेंट बॉडीज, मिनिस्ट्रीज वगैरह को पेमेंट जो होती है, मनी जो मिलता है बजट, वो फिर से देना पड़ता है। तो ये बजट हर साल 1 साल के लिए ही अलोकेशन होता है, मींस बजटरी अलोकेशन होता है, जो भी मिनिस्ट्री को स्पेंडिंग करना है वो बजट के थ्रू करना है, तो 1 साल के लिए वो वैलिड होता है। अगर 1 साल के बाद जो अलोकेशन हुआ है उसमें कुछ बाकी रह जाता है तो वो फिर से गवर्नमेंट के पास चले जाता है। इसलिए हम ये टर्म भी सुनते हैं, मार्च रश। तो जब साल का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल से नया साल आ जाएगा, तो मार्च महीने में काफी सारा एक्सपेंडिचर करती है मिनिस्ट्रीज, क्योंकि उनका जो बच जाते हैं, फंडिंग जो दिया गया है उसमें से कुछ बच जाता है बजट अलोकेशन से, तो वो तो मिलेगा नहीं फिर से, तो अभी जो स्पेंडिंग करना है वो क्विकली करते हैं, तो उसको कहते हैं मार्च रश भी। और ये नए फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो बजटरी अलोकेशन तो करते हैं, बजट नया साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, पर बजट फाइनलाइज बाद में होता है, मतलब अप्रैल के बाद भी बजट फाइनलाइजेशन 1 अप्रैल के बाद भी चलता है, क्योंकि बजट सेशन कब स्टार्ट होता है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से। तो मार्च के मंथ में जब बजट प्रेजेंट होता है, फिर वेरियस कमिटीज उनके डेलिब्रेशन करती है, फाइनलाइज होता है, तो बजट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 बिल्स होती है, मतलब एक्चुअली बजट पास करना मतलब 2 बिल्स पास करना।
अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल कि कैसे अलोकेट किया जा रहा है और कैसे फाइनेंसिंग हो रहा है उसका, इनकमिंग आउटगोइंग दैट वे। तो ये दो बिल्स फाइनलाइज करने पे, बिल जो है ये दो पार्लियामेंट पास करती है, तो उससे बजट पास हुआ ये कहते हैं। तो वो अप्रैल से आगे जाता है, मतलब 1 अप्रैल से भी आगे जाता है, वो बिल्स पास करने को पार्लियामेंट को टाइम लगता है। तो ये इसलिए ये इसको चेंज करने के लिए, ये ब्रिटिश लेगेसी है, ये ब्रिटिश टाइम से ऐसे ही चल रहा है। इसके लिए अगर, क्योंकि बजट तो फाइनेंशियल एलोकेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बजट जब तक पास नहीं होता तब तक भी तो मिनिस्ट्रीज को फंक्शनिंग के लिए पैसा चाहिए होगा। तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये, वोट ऑन अकाउंट। तो जो फर्स्ट 2 मंथ्स होते हैं फाइनेंशियल ईयर के, तो वो 2 महीने के लिए जितना अलोकेशन एस्टिमेट किया गया है, प्रपोज किया गया है, उसका 1/6 अमाउंट दिया जाता है। तो फॉर 12 मंथ्स जितना अमाउंट है, तो 2 मंथ्स के लिए 1/6 अमाउंट, तो 1/6 अमाउंट फॉर 2 मंथ्स अलोकेट किया जाता है, तो उसमें से वो अपनी स्पेंडिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन ऑलरेडी है, तो ये प्रोविजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 1 अप्रैल से पहले ही बजट फाइनलाइज हो गया और फिर अलोकेशन हो जाए। तो टू फॉर्मलाइज दिस, टू रिफॉर्म दिस, ये प्रोविजन किया गया कि बजट सेशन को प्रीपोन किया जाए, बजट जल्दी पास किया जाए कि अप्रैल तक ही सब कुछ फाइनलाइज हो जाए और एवरीथिंग कम्स इन इफेक्ट। तो ये एक रिफॉर्म था जो प्रपोज किया गया था और ये फाइनेंशियल ईयर से इम्प्लीमेंट करना था, और वही गवर्नमेंट अभी कर रही है। पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से क्लैश हो रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वील हैव टू सी व्हाट विल बी द इलेक्शन कमीशन स्टैंड। गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड बता दिया है कि वो चेंज नहीं करेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से जो भी है, पर अगर थोड़े स्टेट्स में इसका प्रॉब्लम है, 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, पर ऑल ओवर द कंट्री भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी क्यों हाइंडर करना। तो ये गवर्नमेंट का स्टैंड है कि बजट सेशन प्रीपोन जो है वो प्रीपोन ही रहेगा। तो विल सी आगे क्या होता है इस पे। अगला न्यूज आइटम है हाउस पैनल नॉट टू समन पीएम ऑन डीमोनेटाइजेशन। तो ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये पार्लियामेंट की एक कमेटी है। तो पार्लियामेंट अपने सारे फंक्शंस मेजरली कमेटीज के थ्रू करती है, जो डिटेलिंग करना होता है, डिटेल स्टडी करना होता है, वो रिपोर्ट सबमिट होते हैं कमेटीज के पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ये रिपोर्ट्स के बेसिस पे अपने डिसीजंस वोटिंग करती है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो पब्लिक अकाउंट्स मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक हियर मींस गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स रिलेटेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए सेपरेट कमेटी है। तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पब्लिक जो पीएसयूज है उनके सारे फंक्शनिंग, उनके सारे अकाउंट्स के बारे में वो पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी देखती है। बाकी सारे जो अकाउंट्स है, गवर्नमेंट अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग दैट, वो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आते हैं, और ये सारे अकाउंट्स का ऑडिट होता है। वो ऑडिट कैग जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो ऑडिट करते हैं, और वो ऑडिट जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं कैग, वो पार्लियामेंट को सबमिट होते हैं, पर वो पार्लियामेंट से ये यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास ही आते हैं, जिन पे वो स्टडी करते हैं। तो ये कैग जो है उनको भी कहा जाता है ही इज द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सो दे वर्क इन टैंडम, साथ में काम करते हैं। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फिलहाल इन्होंने क्वेश्चंस उठाया है रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन। और एक चीज है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो बाय कन्वेंशन, मतलब ऐसे चला आ रहा है कन्वेंशन से कि वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के होंगे। तो ये प्रेजेंटली भी ये कांग्रेस के मेंबर है जो चेयरमैन है, ही इज मिस्टर के.वी. थॉमस, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये चेयरमैन है, और इन्होंने ये 22 मेंबर बॉडी है, इसमें मतलब इट विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का एक सबसेट जैसा समझ लो, तो जैसे मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, वैसे ही कमेटी में भी वैसे ही प्रोपोर्शन में मेंबर्स होते हैं, पर चेयरमैन जो है अपोजिशन का है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए ऐसा कन्वेंशन है। तो ये कमेटी ने फिलहाल क्वेश्चंस फ्रेम किए ऑन डिमोनेटाइजेशन। इसको थोड़े दिनों पहले हमने डिस्कस किया है, ये न्यूज में आया था कि क्या लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है डिमोनेटाइजेशन पे, और इन्होंने ये क्वेश्चंस भेजे टू द आरबीआई गवर्नर मिस्टर उर्जित पटेल। उन्होंने ये क्वेश्चंस इवन फाइनेंस सेक्रेटरी, कंज्यूमर कॉमर्स सेक्रेटरी वगैरह को भी ये क्वेश्चंस भेजे गए हैं कि वो इनके रिप्लाई करें। तो ये रिप्लाईज वो रिटर्न भी करेंगे, एंड उनको समन भी किया गया है कि वो कमेटी के सामने आए और जो और क्वेश्चंस भी है वो सारे क्वेश्चंस के जवाब दे। तो ये समन जो है वो मिनिस्टर्स को नहीं जा सकता। तो पहले एक ऐसे पॉइंट रेज किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर को भी समन किया जाएगा डिमोनेटाइजेशन के लिए आंसर करने को, पर अभी ये ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट इज नॉट अलाउड, एनी मिनिस्टर कैन नॉट बी समन्ड। ऑल्सो कोई मिनिस्टर कमेटी का मेंबर भी नहीं हो सकता है, तो ये भी होता है, कमेटी के मेंबर्स मिनिस्टर्स नहीं होते। तो ये अभी क्लैरिफाई किया है चेयरमैन ने कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या कोई और मिनिस्टर को इस इशू के बारे में समन नहीं किया जाएगा, वी डोंट हैव द पावर। सो ये क्लैरिफाई किया गया, तो इसी के ऊपर न्यूज है। तो ये है
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में भी, जो कैग के रिपोर्ट स्क्रूटिनाइज करता है, एंड इट लुक्स इनटू बियॉन्ड द फॉर्मेलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, कि एक्सपेंडिचर अलाउड तो है आपको, पर आपने क्या उसमें विजडम लगाया, फेथफुलनेस और इकोनॉमी से ये किया गया कि नहीं कि वेस्ट किया गया, तो वो सारा भी इसमें स्क्रूटिनी होती है कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स के साथ थ्रू। फिर अगला न्यूज आइटम है सर्वाइविंग ड्रॉट, केरला इम्पोजेस कर्ब्स ऑन वाटर यूज। सो केरला गवर्नमेंट ने भी कहा है कि ड्रॉट लाइक सिचुएशन है तो वाटर यूज पे कर्ब्स लगाया गया है। जो रिजर्वायर्स है, उन कनाल्स जो है इरिगेशन के लिए यूज होते हैं, तो वो इरिगेशन वाटर पे चेक लगाया गया है कि ज्यादा वाटर ना रिलीज हो सके, स्टॉप कर रहे हैं रिलीज ऑफ वाटर भी। इवन वाटर लेवल इन रिजर्वायर्स को कंट्रोल के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है कि कितना लो जा रहे हैं। इवन ये भी प्रपोजल रखा गया है कि ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क, मतलब स्टेशन ऐसे बनाए जाए कि ड्रिंकिंग वाटर सब जगह अवेलेबल हो। इवन ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन मॉनिटर किया जा रहा है, तो सिचुएशन इज गोइंग वर्स। तो ये हम देख सकते हैं इवन वाटर अवेलेबल फॉर पावर जनरेशन कितना लो हो गया है 2017 में। तो जनरली सदर्न स्टेट से उनको विंटर सीजन में भी, ये टाइम पे भी नॉर्थ ईस्ट मानसून से रेनफॉल मिलती है, जो ये बार काफी डेफिसिट रही है। तो इट्स 99% डेफिसिट आप देख सकते हैं, तो इसीलिए इट्स अ कॉज ऑफ वरी इन द सदर्न स्टेट्स। तमिलनाडु के बारे में भी हमने थोड़ा टाइम पहले देखा था कि वहां पे भी ड्रॉट डिक्लेयर किया गया है और केरला में भी ड्रॉट लाइक सिचुएशन है। अगला न्यूज आइटम है स्मॉग डिस्टर्ब्स फ्लाइट अक्रॉस साउथ इंडिया। तो स्मॉग और फॉग जो जनरली विंटर सीजन में पाए जाते हैं, वो विजिबिलिटी को काफी रिड्यूस कर देते हैं। तो स्मॉग कैसे बनता है? इट्स बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेंट्स। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो रिलीज होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा, और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, VOCs कहते हैं उनको, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ये सारे रिएक्ट करते हैं विद द ओजोन इन द लोअर एटमॉस्फेयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये अलॉन्ग विद पार्टिकुलेट मैटर बनाते हैं स्मॉग। सो दैट इज स्मोक प्लस फॉग। तो स्मॉग जो है इट परसिस्ट, मतलब वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं और उससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये क्या होता है स्मॉग, डिटेल में हम देखते हैं यहाँ पे। ये तो उसका रिएक्शन हो गया, पर ये रहता क्यों है? व्हाई डज इट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट? इज बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये टेम्परेचर कैसे होता है? नॉर्मल पैटर्न क्या है कि जो क्लोजर टू द एटमॉस्फेयर, क्लोजर टू द अर्थ सरफेस है, वो रीजन वार्म एयर से ऑक्यूपाइड होती है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, वैसे एयर बिकम्स कूलर एंड कूलर। सो ये टेम्परेचर का नॉर्मल पैटर्न है, पर ये नॉर्मल पैटर्न हमेशा सस्टेन नहीं होता है। देयर आर टाइम्स व्हेन दिस पैटर्न इज अफेक्टेड। तो जैसे कि एग्जांपल है, उसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये नीचे टेम्परेचर हाई है, जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर लो हो रहा है, तो एक पैटर्न में जा रहा है। जब कहीं पे ये इन्वर्स हो जाता है, कि उल्टा हो जाता है, कि ऊपर टेम्परेचर हाई है और नीचे लो है, तो उस टाइम पे उसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और ये कभी होता है, तो ये काफी रीजंस की वजह से, अलग अलग रीजंस की वजह से ऐसे हो सकता है। तो ये उस टाइम का पैटर्न है। जैसे वार्म लेयर जो है एयर का ऊपर है और कूल एयर का लेयर नीचे, भले ऊपर और कूलर एयर हो, पर ये इंटरचेंज जो हुआ है इसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। सो ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन अ लेयर ऑफ वार्म एयर प्रिवेंट्स राइजिंग एयर फ्रॉम एस्केपिंग। तो ये राइजिंग एयर अब एस्केप नहीं कर पाती, तो ये रह जाती है, ट्रैप हो जाती है क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे जब स्मॉग डेवलप होता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, और बिकॉज इट्स फुल ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड इट इज हजार्डस टू पीपल ऑल्सो। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन के क्या रीजंस हो सकते हैं? जैसे दो रीजंस यहाँ दिए गए। सब्सिडेंस इन्वर्जन, तो ये है कि एक वार्म एयर का लेयर पूरा फ्लो होके, समझो ये माउंटेनियस रीजन की वजह से इट हैज फ्लोन हाई, ऊपर जाके ये आगे फ्लो हो रहा है। तो ये फ्लोट होता है अगर यहाँ पे वैली रीजन में कूलर एयर है, तो ये वैली के कूलर एयर के ऊपर एक वार्म एयर का लेयर आ गया, तो दैट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। तो स्मॉग कंडीशन यहाँ हो सकती है। रेडिएशन इन्वर्जन ये होता है कि जब दिस इज जनरली सीन इन विंटर्स, तो ये कूलर एयर जो अर्थ के सरफेस के पास है, तो ये कूलर एयर अर्थ सरफेस के पास, वार्म एयर ऊपर है, वार्म एयर एक्चुअली पूरी है, पर कूलर एयर यहाँ पे क्यों है? क्योंकि एट नाइट टाइम एयर स्टार्ट्स बिकमिंग कूलर, सो एयर ओवर द अर्थ सरफेस यहाँ पे जल्दी कूल हो जाती है, ऊपर तक वो वार्म एयर ही रहती है। तो ये कूल एयर लेयर हो गया वार्म एयर, तो ये अगेन टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे भी फॉग और स्मॉग लाइक सिचुएशंस डेवलप हो सकते हैं। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, क्योंकि मॉर्निंग दिस हैपेंस एट नाइट, बिकॉज दिस कूलिंग ऑफ एयर हैपेंस एट नाइट। तो ये जब मॉर्निंग होता है तो फिर से एयर, सनलाइट जब आती है तब फिर से पूरा एयर वार्म हो जाता है, तो अगेन द सेम सिचुएशन
returns. So then temperature inversion ends. तो ये सारे situations में smog develop होता है और persist करता है. अगला न्यूज आइटम है कॉस्ट ऑफ केन बेतवा प्रोजेक्ट नाउ गोज अप टू 18,000 crores. सो केन बेतवा रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है इंडिया का फर्स्ट इंटरस्टेट रिवर वाटर लिंकिंग इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है. एक्चुअली फॉर नॉट इंटरस्टेट ऑल्सो, इवन 2 रिवर्स इंटरलिंक्ड भी अभी तक नहीं हुआ है. तो ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये 2 स्टेट्स के बीच में यहाँ पे इनको बेनिफिट्स होगी. तो ये केन और बेतवा रिवर है, तो दोनों ट्रिब्यूटरीज है यमुना की. तो आप देख सकते हैं ये है बेतवा रिवर और केन रिवर, तो ये दोनों मिलती है यमुना को. तो यहाँ पे ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ये है, ये प्रपोज्ड लिंक बनाया जाएगा. तो दिस इज अमंग द फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट व्हिच हैज रीच्ड अप टू दिस स्टेज. तो इसका कॉस्ट एस्टिमेट किया गया था, हमने ये न्यूज में देखा है थोड़े दिन पहले भी. तो इसका कॉस्ट 10,000 crores का प्रपोज्ड कॉस्ट था, पर अब ये कॉस्ट को रीवैल्यूएट किया गया जब इसको पूरे प्रोजेक्ट को, तो ये कॉस्ट हाई हो गया एंड इट हैज गॉन अप टू 18,000 crores, मतलब ऑलमोस्ट नियर डबल हो गया है. रीजन जो दिए जा रहे हैं कि ये क्यों डबल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स है. तो हमने देखा है कि यहाँ पन्ना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, तो ये पन्ना नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है ये. तो यहाँ पे थोड़ा कोर फॉरेस्ट एरिया रीजन में यहाँ पे सबमर्ज हो जाएगा. तो ये सबमर्जेंस की वजह से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लान लाना है कि इफेक्टिवली एनवायरमेंट मैनेज हो, तो उसके लिए कॉस्ट लगेंगे. प्लस वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे रिवर लिंक प्रोजेक्ट में जो रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा जो लोग यहाँ डिस्प्लेस हुए, तो उनका कॉस्ट भी अभी रिवैल्यूएट होके बढ़ गया है. तो रीएस्टिमेशन जो कॉस्ट के हो रहे हैं, तो इसमें कॉस्ट सारे बढ़ गए हैं. तो इवन इन्फ्लेशन को भी ब्लेम किया जा रहा है कि इसकी वजह से कॉस्ट एस्केलेट हो रहे हैं. तो ये प्रपोजल अभी आया है कि इट विल कॉस्ट 18,000 crores. तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. तो इसके बेनिफिट्स क्या हो गए कि मेजर इरिगेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह, यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन हो जाएंगे. तो यहाँ इरिगेशन मेजरली यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन जो ड्राई रीजन है उत्तर प्रदेश में वहाँ पे, और मध्य प्रदेश में मेजरली इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप होगी. 2 मेजर डैम्स है इस प्रोजेक्ट के, वो है मलकोदिया और धुआधार डैम्स. धुआधार डैम्स के बारे में भी हमने न्यूज में थोड़े दिन पहले देखा था कि यहाँ पे प्रपोजल था कि अगर धुआधार डैम्स का हाइट थोड़ा रिड्यूस किया जाए तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व का सबमर्जेंस है वो कम हो सकता है, मींस कॉस्ट कम हो सकते हैं ऑन एनवायरमेंट. बट देन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर उमा भारती ने उन्होंने कहा था कि नहीं, ये डैम का हाइट अगर थोड़ा भी कम करते हैं तो पूरा प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाता है. तो इवन एनवायरमेंटलिस्ट हैव बीन वन ओवर, तो उन्होंने भी अग्री किया है. एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने भी अप्रूवल दिया है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का अप्रूवल बाकी है. तो सारे मिनिस्ट्रीज वगैरह जो डिपार्टमेंट्स है वो अप्रूवल होने के बाद ये प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रूवल होने के बाद वंस फाइनेंसिंग हो उसके बाद ये प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा. मींस ऑन द ग्राउंड एज सच प्रपोजल्स तो एक्सेप्टेड है अभी. तो ये न्यूज़ है फिलहाल. सो दिस इज अ 230 किलोमीटर लॉन्ग कनाल जो ये प्रपोज है, ये रेड लाइन. यहाँ पे काफी सारे बैरेजेस डैम्स हो गए जो कनेक्ट करेंगे केन और बेतवा रिवर को. फिर अगला न्यूज आइटम है एयर इंडिया सॉफ्टवेयर परचेज अंडर सीबीआई स्कैनर. सो एयर इंडिया ने एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सॉफ्टवेयर जो जनरली सारी कंपनीज में अभी यूज होता है रिसोर्सेज प्लान करने के लिए ऐसे, तो ERP सॉफ्टवेयर खरीदा जिसका कॉस्ट है 225 crore रुपीज. तो इतना कॉस्ट एक सॉफ्टवेयर का कैसे हो सकता है, ये कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है. ये पूरा भी यहाँ पे केस रजिस्टर हुआ है रिगार्डिंग करप्ट प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व. तो अननोन ऑफिशियल्स एयर इंडिया है जिनको केस में इन्वॉल्व किया गया है विच इज रजिस्टर्ड विद सीबीआई. तो सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है. इवन जर्मन कंपनी है SAP AG और IBM, इनके अगेंस्ट भी केस रजिस्टर हुआ है. तो ये CVC के रिकमेंडेशन पे केस फाइल किया गया है. तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है हमको देखने के लिए और CBI के बारे में देखने के लिए. तो CVC was set up in 1964. तो एक कमेटी थी, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, उसको के संथनाम कमेटी बोलते हैं आफ्टर इट्स चेयरमैन. तो ये कमेटी ने रिकमेंड किया और 1964 में CVC को एस्टैब्लिश किया गया. पर ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी क्योंकि कोई लॉ के अंदर इसको पावर्स नहीं दिए गए थे. तो एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, ऑर्डिनेंस प्रोमulgate हुआ इन 1998. तो ऑर्डिनेंस इज व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तब जो लॉ बनाते हैं प्रेसिडेंट promulgates an order, means गवर्नमेंट का जो लॉ बनाना चाहती है विदाउट पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, वो कर सकते हैं. तो इट्स एन इमरजेंसी प्रोविजन कि अगर कोई लॉ प्रोविजन चाहिए कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, कि पार्लियामेंट्री सेशन तो मेजरली
इंडिया में जैसे 3 ही होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है कि पार्लियामेंट सेशन एटलीस्ट 6 महीने के गैप से ज्यादा ना पास हो 2 सेशंस के बीच में। तो मतलब ऑन एन एवरेज एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स के 2 सेशंस तो हो गए इस साल में। तो यहाँ पे हम जो करते 3 सेशंस होते, तो विंटर सेशन, बजट सेशन और मानसून सेशन। तो ये फिलहाल जो ऑर्डिनेंस पास होता है तो इसका मैक्सिमम टाइम फ्रेम जब तक पार्लियामेंट सेशन नहीं है तब तक हो सकता है, तो मैक्सिमम टाइम वो 6 महीना हो सकता है। और ऑर्डिनेंस 6 हफ्ते के लिए एक्टिव रहता है मैक्सिमम। तो 6 हफ्ते के अंदर जब पार्लियामेंट जैसे कमेंस हुई उसके 6 वीक्स के अंदर पार्लियामेंट को अपना एक्शन लेना है, या तो वो उसको रिजेक्ट कर दे तो तभी खत्म हो जाएगा, या तो कुछ एक्शन नहीं ले रही है तो मैक्सिमम 6 वीक्स तक ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा। तो मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ 6 वीक्स। तो ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया इन 1998 फॉर प्रोवाइडिंग द पावर स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो स्टैट्यूट मीन्स बाय अ लॉ, तो ऑर्डिनेंस इज आल्सो एज गुड एज अ लॉ। तो स्टैट्यूटरी स्टेटस सीवीसी को मिला 1998 में। बाद में एक पूरा एक्ट पास हुआ, सीवीसी एक्ट 2003 में। तो अब स्टैट्यूटरी पावर्स अंडर द एक्ट है सीवीसी के पास। तो सीवीसी कंप्राइजेस ऑफ अ चेयरमैन एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स। तो 2 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं सीवीसी के चेयरमैन के अलावा। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो अपेक्स बॉडी है। विजिलेंस मींस रिलेटेड टू करप्शन, सो एनी करप्ट एक्टिविटी which comes into its purview वो उस पे एक्शन ले सकती है। तो ये है सीवीसी। सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जनरली डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से ही अटैच्ड होती है। तो ये सीबीआई है। सीबीआई भी प्री इंडिपेंडेंस बॉडी है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1941 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसका पहले नाम था एसपी, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। सो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर इनको पावर्स मिलते हैं। बाद में इसको 1963 में रीनेम किया गया है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो वो ये है। अगला न्यूज आइटम है पाकिस्तान मिसाइल्स वरी यूएस, 47 एंटिटीज अंडर स्ट्रिक्ट वॉच। सो यूएस गवर्नमेंट ने 7 और पाकिस्तानी एंटिटीज को स्ट्रिक्ट वॉच के अंदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर इम्पोज किया। ये रिसेंटली न्यूज में था। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि पाकिस्तान की जो मिसाइल्स है, क्योंकि ये सारी जो 7 एंटिटीज थी वो पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम से लिंक्ड एंटिटीज थी, ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो इसीलिए क्वेश्चंस ऑन पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम रेज होते, क्योंकि यूएस को भी डर है कि जो पाकिस्तान मिसाइल्स है वो रॉन्ग हैंड्स में ना चली जाए या पाकिस्तान उसको रॉन्ग तरीके से ना यूज कर ले। सो दे डोंट हैव द फेथ इन द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। तो इसीलिए ये इस्लामाबाद का जो मेजरली जो मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल लेटेस्ट मिसाइल है, जो लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है पाकिस्तान की जो अब तक उन्होंने टेस्ट किया, वो है शाहीन 3, जिसको 2015 में फर्स्ट टाइम टेस्ट किया गया था। इसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। तो इवन पाकिस्तान ने ऑफिशियली क्लेम किया कि ये जो मिसाइल है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक जा सकती है, मतलब इंडिया का फार्थेस्ट पॉइंट जो है पाकिस्तान से वहां तक ये पहुंच सकती है। तो ये रेंज जो है वो एक्चुअली सकमफ्रेंस पूरा होगा, ये रेडियस है। तो ये रेडियस मतलब ये ना कि ओनली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक पहुंच सकती है बट ऑल ओवर। तो ये इवन इजराइल, ईरान को भी अटैक कर सकती है। तो इसीलिए यूएस को फियर है कि अगर ये रॉन्ग हैंड्स में गई तो इसका मिसयूज हो जाएगा। तो इसीलिए सेफगार्ड्स रखना, क्योंकि ये सब एलीज है यूएस की। तो ये यूरोपियन कंट्रीज भी इसके पहुंच में थोड़ी आ रही है। तो ऐसे इसको कंट्रोल करना और पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट पे ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये थोड़ी एंटिटीज को स्ट्रिक्ट वॉच में रखा जाता है। तो ये 47 हो गई है अभी टोटल जिनको स्ट्रिक्ट वॉच में रखा जा रहा है। तो मतलब कुछ भी प्रपोजल होगा तो मेजरली द ओरिएंटेशन वुड बी कि उसको रिजेक्ट किया जाए, इनके साथ हाई एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड ना हो। तो वो मेजरली पर्पज है। फिर अगला न्यूज आइटम है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इन इंडिया टू क्लाइम, ILO। सो इट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक फॉर 2017। तो ये रिपोर्ट के अंदर एक्सपेक्टेड हुआ है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड है वो इंक्रीज हो गए बाय 1 लाख इन 2017 एंड बाय 2 लाख इन 2018।
तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंक्रीज हो रहा है, प्लस इवन वल्नरेबल फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 2017 में कितने हो गए, तो इट्स 5.7 to 5.8% होगा। और वल्नरेबल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो होते हैं जैसे कि फैमिली में वर्क कर रहे हो आप, कॉन्ट्रीब्यूट करो फैमिली वर्कर्स के लिए, या खुद के अकाउंट पे वर्क कर रहे हो आप खुद के लिए ही, तो ऐसे सब जो एम्प्लॉयमेंट्स है वो वल्नरेबल है। तो ये वल्नरेबल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अराउंड 42% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट है, और मेजरली साउथ एशियन और सब साहरन अफ्रीकन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयड कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दैट इज व्हाई इट इज ऑफ कंसर्न। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि काफी माइग्रेशन की वजह से और ये सारे सोशल अनरेस्ट जो डेवलप हो रहे हैं, तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज फाउंडेड इन 1919, सो इट्स प्रेजेंटली एन एजेंसी अंडर यूनाइटेड नेशंस। तो 1919 मींस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, तो वो टाइम से ये लेबर इश्यूज पे वर्क कर रही है, एस्टैब्लिश करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ लेबर और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोविजंस लाती है। पर वो कंप्लेंट्स ले सकती है रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ लेबर लॉज, पर वो कोई कंट्री के अगेंस्ट सैंक्शंस नहीं ला सकती। आईएलओ के पास वो पावर्स नहीं है। आईएलओ को इवन नोबेल पीस प्राइज दिया गया था इन 1969 फॉर इम्प्रूविंग पीस अमंग क्लासेस। तो ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला न्यूज आइटम है ट्रेड डेफिसिट नैरोज इन दिसंबर। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, तो हमारे इंपोर्ट्स जनरली ज्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, तो ट्रेड हमेशा डेफिसिट में ही होता है। ट्रेड डेफिसिट जब ज्यादा फर्क होगा तो ट्रेड डेफिसिट ब्रॉड होगा। तो अभी ये नैरो हो रहा है, मतलब ये फर्क कम हो रहा है। तो वो हमने दिसंबर मंथ में भी देखा है कि इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो हमारा ये ट्रेड डेफिसिट नैरो हो रहा है। तो ये न्यूज में आया। गोल्ड इंपोर्ट भी कम हुआ है, ये दिसंबर मंथ के लिए स्पेसिफिकली है कि इंपोर्ट्स कम हो गए हैं, हालांकि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो ये टर्म्स ट्रेड डेफिसिट जो है वो इवन बैलेंस ऑफ ट्रेड से आता है। तो जब बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होगा तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, सो इफ डिफरेंस इज पॉजिटिव देन इट इज एक्सपोर्ट्स आर मोर, देन इट इज फेवरेबल बीओटी, और अगर नेगेटिव है तो उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, दैट इज अनफेवरेबल बीओटी। तो इसको चेंज करने के लिए हमको अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने होते हैं, इंपोर्ट्स कम करने होते हैं, तो वो प्रोविजन सोल्यूशन ला सकते हैं। प्लस जो दूसरा टर्म है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। So balance of payment is a broader term than balance of trade. So balance of trade ये trade generally in goods होता है। तो balance of payment में even services, जिसको invisibles कहा जाता है, उनको भी involve किया जाता है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दोनों पे बेसिस पे, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या होता है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये दोनों को कंसिडर करके जब उसमें डेफिसिट होता है, जितना जो बैलेंस है फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये मेजरली जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जैसे यहाँ एक्सप्लेन किया गया, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो है मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ सर्विसेज। तो बैलेंस ऑफ सर्विसेज मतलब नेट अर्निंग्स ऑफ इनविजिबल्स के एक्सपोर्ट्स ज्यादा जो है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल्स, इनविजिबल्स मीन सर्विसेज, तो दैट इज नेट। तो नेट अर्निंग्स ऑन इनविजिबल्स जो है पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और दूसरा होता है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट मींस मनी कमिंग इन लार्जर क्वांटिटी स्टेइंग विद इन द कंट्री, जैसे एफडीआई आ रहा है वगैरह, तो फॉरेन एक्सचेंज जो भी आ रहा है उसको फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो को कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट कहते हैं कि इनफ्लो कितना हो रहा है और आउटफ्लो कितना हो रहा है। तो ये जो है जैसे कि फॉरेन लोन्स आ रहे हैं या बैंकिंग ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, जो भी कैपिटल इनफ्लोज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो वो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो विल बी बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, दोनों बैलेंस, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, और कोई भी डिस्क्रिपेंसी वगैरह जो है उसको मैनेज करके ये बैलेंस जो टोटल आता है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। फिर अगला न्यूज आइटम है नीति आयोग टू सून सेटअप अ पैनल ऑन पॉवर्टी लाइन। सो पॉवर्टी लाइन जो होती है कि कितने लोग हैं जिनको एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम जो एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए चाहिए वो मिलता है, तो वो एक लेवल डिसाइड होता है। जो भी उस लेवल से नीचे होते हैं उनको कहते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो सारे स्कीम्स प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट की होती है जनरली स्टेट्स डिसाइड करते हैं बीपीएल क्या हो, पर अभी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी देयर इज अ नीड टू डिसाइड कि पॉवर्टी लाइन क्या होगी। तो ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन भी डिसाइड की गई है, जैसे $1 अ डे इज कंसिडर्ड इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। तो ये 2008 में वर्ल्ड बैंक ने इसको रिवाइज भी किया था कि $1.25 अ डे होना चाहिए एट 2005 परचेजिंग पावर पैरिटी। सो पीपीपी बेसिस पे होगा कि वो दूसरी कंट्री में जो इतने डॉलर्स में मिल सकता है वो बेसिस पे।
तो जो इंडिया में है, इंडिया में काफी सारी कमिटीज सेटअप की गई है जो पॉवर्टी लाइन डिटरमिन की है सिंस इंडिपेंडेंस, बहुत सारी है, पर जो लेटेस्ट है रिसेंट में वो है 2005 में कमिटी सेटअप की गई थी, तेंदुलकर कमेटी। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट 2009 में दिया है और इसमें जो उन्होंने कहा कि मिनिमम स्पेंडिंग थ्रेशोल्ड जो है पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया है 33 रुपीज। मतलब आप 33 रुपीज में एक दिन का फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर वगैरह जो भी है ऑन एन एवरेज भी वो आप इसमें कवर कर सकते हो। तो ये, और रूरल एरियाज के लिए मिनिमम स्पेंडिंग एबिलिटी थी 27 रुपीज। तो इससे कम है तो आप बीपीएल में हो इतने तक है, और इससे ज्यादा है तो आप अबव पॉवर्टी लाइन हो। तो इस बेसिस पे 270 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया का बीपीएल में आता था, पर इसके ऊपर काफी हंगामा हुआ क्योंकि इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया कि इतने कम पैसे में कैसे गुजारा हो सकता है एक दिन में इन अर्बन एरिया एंड इन रूरल एरियाज। तो इस कमेटी के बाद 2012 में और एक कमेटी सेटअप की गई, दैट इज रंगराजन कमेटी। तो सी रंगराजन कमेटी, इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया 2014 में और इन्होंने स्पेंडिंग थ्रेशोल्ड 47 और 32 रुपीज रिस्पेक्टिवली रखा। तो ये नंबर ऑफ पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसमें पॉपुलेशन 363 मिलियन रहा। तो ये दो कमेटी सेटअप की गई, इन्होंने रिपोर्ट्स दिया ड्यूरिंग यूपीए रेजिम। तो अभी जब एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है तो 2015 में यहाँ पे एक कमेटी सेटअप की गई, टास्क फोर्स अंडर दी नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया। तो ये टास्क फोर्स ने भी तेंदुलकर कमेटी को ही सपोर्ट किया, उनके मेथोडोलॉजी को, लेकिन उन्होंने फाइनल नहीं किया क्योंकि जो मेंबर्स थे टास्क फोर्स पे वो कॉन्सेंसस पे नहीं आ सके, कंक्लूजन पे नहीं आ सके कि कैसे होना चाहिए। तो इसीलिए टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया कि एक एक्सपर्ट ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ कंट्रीज लीडिंग स्पेशलिस्ट बनाया जाए ऑन पॉवर्टी एंड दे शुड कंसिडर द इशू। इस बारे में कंसिडर करें, डिस्कस करें इन डेप्थ में और अपना पॉवर्टी लाइन क्या होना चाहिए वो रिकमेंड करें। तो ये उन्होंने फाइनली सजेस्ट किया 2015 में। तो इसी बेसिस पे अभी जो न्यूज है वो यही है कि नीति आयोग अभी उन्होंने कहा है कि हम एक एक्सपर्ट कमेटी सेटअप करेंगे टू अराइव एट न्यू पॉवर्टी लाइन। सो एज पर दी टास्क फोर्स जो था ये एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया पे जो नीति आयोग ने सेटअप किया था 2015 में, तो उसमें ये कंक्लूजन हुआ था और अब ये किया जाएगा। तो वो ये न्यूज है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडियन पेपर में बी अ कैंसर फाइटर। तो इंडियन पेपर जो ये लॉन्ग पेपर होती है, ये स्पाइसेस की तरह यूज होती है पर इसमें कैंसर फाइटिंग पोटेंशियल भी है ऐसा माना जाता है। तो ये काफी टाइम से माना जाता है कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तो इट्स अ ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑल्सो। पर ये जो एक स्टडी की गई कि इसमें जो एक केमिकल है पाइपर लॉन्ग्यूमाइन, सो पाइपर लॉन्ग्यूमाइन इसको पीएल जो कह रहे हैं, ये कन्वर्ट होता है इन द बॉडी एज एचपीएल। तो ये एक्टिव ड्रग बन जाता है जो एक जीन को साइलेंस कर देता है, मतलब उसका इफेक्ट मिनिमाइज कर देता है, नील कर देता है, वो है GSTP1। तो ये जो जीन साइलेंसिंग होता है इसकी वजह से जो ये डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम ये जीन प्रोड्यूस करती है वो नहीं हो पाता। और ये जो डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम है ये जनरली ट्यूमर्स में काफी लार्ज नंबर्स में पाया जाता है, हाई मात्रा में। तो ये जो है अगर ट्यूमर्स में जो ये एंजाइम पाया जाता है वो मिनिमाइज किया जाए तो इवन अबंडेंसी ऑफ ट्यूमर्स कम हो सकता है और कैंसर ट्रीटमेंट में इसका फायदा हो सकता है। तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है, इस पे ऑफकोर्स रिसर्च की ज्यादा जरूरत है। तो ये सामने आया है। तो इन्होंने पूरा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज करके रिसर्चर्स ने स्टडी किया कि केमिकल कैसे ट्रांसफॉर्म होता है बॉडी के अंदर और कैसे होता है इंजेक्शन के बाद। तो वो ये स्टडी सामने आई है। तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में ही जाएगा। तो शोइंग दैट हैज बीन प्रूव्ड इन मॉडर्न मेथोडोलॉजी यूज करके कि इसके बेनिफिट्स है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है इन प्रेज ऑफ एयर अ पोएम दैट क्लीन्स योर एनवायरनमेंट। तो इन प्रेज ऑफ एयर ये एक अवार्ड विनिंग राइटर साइमन आर्मिटेज है, इन्होंने ये पोएम लिखी है फॉर एनवायरनमेंट, पोल्यूशन लेवल्स रिड्यूस करने के लिए। तो ये पोएम को प्रिंट किया गया ऑन अ स्पेशली डेवलप्ड मटेरियल। तो ये स्पेशली ट्रीटेड मटेरियल है जो साइंटिस्ट ने यहाँ पे डेवलप किया, यूके की बात है ये। तो यूके की ये यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे शेफील्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में यहाँ पे साइंटिस्ट ने ये मटेरियल डेवलप किया दैट इज केपेबल ऑफ प्यूरिफाइंग इट्स सराउंडिंग्स। सो मतलब कि ये कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन होता है इस पेपर के थ्रू, इस मटेरियल के थ्रू, और एनवायरमेंट प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब इट एब्जॉर्ब्स। सो इट रिमूव्स मोर देन 2 टन्स। 2 साल में इन्होंने 2 टन पोल्यूशन एनवायरमेंट से रिमूव किया है, ये उन्होंने क्लेम किया। तो ये 2 साल से ये मटेरियल इस पे पोएम प्रिंट करके यहाँ पे लगाई गई है यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में, और इसके बाद ये रिजल्ट आ रहा है। तो इट इज ऑल्सो प्रमोटिंग पीपल
इन अ वे कि आप ये प्रमोट करो थ्रू द पोयम, एनवायरमेंट पोल्यूशन लेवल्स रिड्यूस करने के लिए उनको बताया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, प्लस इवन द मटेरियल इज एब्जॉर्बिंग पोल्यूशन। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब इन वेरियस सिटीज, जहाँ पे बिलबोर्ड्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं, एड्स वगैरह। तो उसमें अगर ये मटेरियल यूज किया जाए तो उससे पोल्यूशन लेवल्स भी काफी कम होंगे। तो इसीलिए ये न्यू टेक्नोलॉजी से होप है कि ये काफी बेनिफिशियल रहेगी एनवायरनमेंट के लिए। तो इन्होंने यही कहा है कि 2 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड इन्होंने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से निकाले बिकॉज ऑफ दिस पोयम इन प्रेज ऑफ एयर। तो ये न्यूज आइटम है। ये कैटलिस्ट जो होते हैं, जो कैटलाइटिक ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब ये कैटलिस्ट की तरह, ये मटेरियल कैटलिस्ट की तरह फंक्शन करता है। तो जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट के थ्रू पास होके फाइनली ऑक्सीडेशन की वजह से ये फाइनली जो बनता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो यही बाहर निकलता है, बाकी सब पोल्यूटेंट्स उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये है रिगार्डिंग दिस पोएम इन प्रेज ऑफ एयर एंड द मटेरियल यूज्ड। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।